बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? इस समय हम पढ़ रहे हैं काव्यखंड पढ़ रहे हैं, है ना। क्षितिज पुस्तक से हम पढ़ रहे हैं काव्यखंड। और काव्यखंड में हमारे कितने अध्याय हो गए हैं? हमारे अध्याय हो गए हैं अब तक 4 अध्याय हो गए हैं। पहला हमारा सूरदास द्वारा रचित उद्धव। सेकेंड हमने पढ़ा तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और तीसरा अध्याय था हमारा देव। चौथा हमने पढ़ा जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित आत्मकथ्य पढ़ा था। आज इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे कौन सा अध्याय? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह कविता। ठीक है। सूर्यकांत निराला जी कौन थे? ये भी जैसे कि जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के युग के कवि थे, वैसे ही निराला जी जो थे वो भी छायावादी युग के कवि थे। इनका जन्म हुआ था सन 1899 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। ठीक है। कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था बंगाल के महिषादल गांव में। कहाँ पर? बंगाल के महिषादल गांव में हुआ था 1899 ईस्वी में। इनके पिता का नाम था पंडित राम सहाय त्रिपाठी। ठीक है। इनके पिता का क्या नाम था? पंडित राम सहाय त्रिपाठी। और इनकी माता का नाम था रुक्मणी देवी। ठीक है। रुक्मणी देवी इनकी माता का नाम और राम सहाय त्रिपाठी इनके पिता का नाम। इनकी पत्नी का नाम था मनोहरा देवी। ठीक है। इनके एक पुत्र और एक पुत्री थे और पुत्र और पुत्री को जन्म देने के बाद इनकी पत्नी का देहावसान बहुत ही जल्दी हो गया था। ठीक है। और सूर्यकांत त्रिपाठी जी जो थे, इनका बहुत सारे उपनाम भी थे। सिर्फ सूर्यकांत त्रिपाठी के नाम से नहीं जाने जाते थे, ये जाने जाते थे छायावाद के महेश के नाम से और महाप्राण, इनको बोला जाता था महाप्राण, छायावाद का महाप्राण या छायावाद का महेश। महेश मतलब शंकर जी। ठीक है। इनके उपनाम थे ये। इन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी जिनमें इन्होंने कहानियां, उपन्यास, नाटक और भी बहुत रचनाएं की, जिनकी इनमें प्रमुख कहानियां थी तितली, देवी और सखी। तितली, देवी और सखी। नाटक थे इनके शकुंतला, तितली नहीं इनकी कहानी थी, उनकी कहानी थी लील। ठीक है। नाटक उन्होंने लिखा शकुंतला। उपन्यास इनका अप्सरा, अलका और अनुपमा थे। कौन कौन से उपन्यास? अप्सरा, अलका और अनुपमा। इनकी जो काव्य संग्रह थे उनमें था कुकुरमुक्ता, अनामिका, परिमल, गीतिका। अनामिका, परिमल, गीतिका और कुकुरमुक्ता। कुकुरमुक्ता इनका बेहद प्रसिद्ध रचना थी। इनकी काव्य संग्रह की बहुत ही प्रमुख और प्रसिद्ध रचना थी कुकुरमुक्ता। ठीक है। इनकी जो कविताएं थी, कविताओं में जो इनका संग्रह था वह तोड़ती पत्थर। वह तोड़ती पत्थर जो कविता ने लिखी थी वो उन्होंने लिखा था इलाहाबाद स्टेशन पर बैठे हुए थे और इनके सामने एक महिला थी, वो पत्थर तोड़ रही थी। ठीक है। एक मजदूर महिला थी जो कि पत्थर तोड़ रही थी और उस पत्थर को तोड़ते हुए उन्होंने वो रचना लिखी थी। ये बहुत ही मार्मिक रचना थी और बहुत ही प्रसिद्ध रचना है इनकी, वह तोड़ती पत्थर, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। वह तोड़ती पत्थर इसकी रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ठीक है। और इनकी जो काव्य कविताएं थी जैसे गरम पकौड़े, विधवा, भिक्षुक। ठीक है। इनके जीवन में ज़्यादातर प्रभाव किसका पड़ा? स्वामी विवेकानंद का। इन्होंने विवेकानंद से बहुत ज़्यादा शिक्षा ली और इनके जीवन जो आधारित था, इनके जीवन पर जिसका ज़्यादा प्रभाव पड़ा वो थे कौन? स्वामी विवेकानंद। भाषा इन्होंने प्रयोग की खड़ी बोली की। खड़ी बोली में इन्होंने भी सारी रचनाएं लिखी हैं जिसमें इन्होंने तत्सम, तद्भव, मुहावरों आदि का भी प्रयोग किया है। ठीक है। और अलंकारों का प्रयोग किया, जगह जगह पर अलंकारों का प्रयोग किया। उनका युग कौन सा था? मैंने आपको बताया, युग इनका था छायावाद। और इनकी मृत्यु हुई 1961 ईस्वी में। ठीक है। 1961 में इनकी मृत्यु हो गई। आज हम पढ़ेंगे इनका कविता उत्साह। ठीक है। उत्साह कविता जो है वो बादल पर आधारित है। ओके। उत्साह एक आवाहन गीत है। आवाहन मतलब जो कि बादल को संबोधित करते हुए है। और बादल जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का एक प्रमुख विषय है, या कह लीजिए कि उनका प्रिय विषय है बादल। बादल पर उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। और ये जो उत्साह है, उत्साह का मतलब क्या होता है? उत्साह किसका वो है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव उत्साह। ठीक है। श्रृंगार से बोल रही हूँ, सॉरी। वीर रस का उत्साह है ना, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। तो उत्साह जो है इनका, जो उन्होंने लिखा है बादल के माध्यम से, जो कविता लिखी उत्साह,
बादल जब गरजता है, बरसता है, तो लोगों में क्या बढ़ता है? उत्साह बढ़ जाता है। एक नवीन क्रांति का, एक नवीन चेतना का उत्साह बढ़ता है। ठीक है, उस गर्जना का क्या अर्थ है? जब हम कब गरजते हैं? हम गरजते कब हैं? जब हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें भर जाती हैं, हमें बहुत कुछ कहना होता है, हम गुस्से में होते हैं, तब हम गरजते हैं। ऐसे तो हम रोज नहीं गरजते ना। जब हमारे अंदर गुस्सा भर जाता है, हमारे अंदर क्रोध भर जाता है, और हम अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, अपनी बात को साबित करने के लिए हम गरजते हैं, हम तेज से बोलते हैं। क्रोधित होता है इंसान तभी वो तेज बोलता है ना, ऐसे तो हम नॉर्मल बोलते हैं। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम तेज क्यों बोलते हैं? हम तेज तब बोलते हैं ना जब हमें अपनी बात को सिद्ध करनी होती है कि नहीं, हम सही हैं, हमें गलत मत समझो। हम अपने को सही साबित करने के लिए, सही सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना होता है? चिल्लाना होता है, गरजना पड़ता है। तो वह उसी तरह से वो बादल के माध्यम से हम मनुष्यों को एक संदेश देना चाहते हैं कि बादल तुम गरजो और एक नवीन क्रांति का प्रसार करो। ठीक है, तो यही है हमारी कविता का सार। आज हम पढ़ेंगे उत्साह कविता। ठीक है, तो उत्साह कविता जो है हम पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। अपनी पुस्तक खोल लीजिए बच्चों। आज हमारी कविता क्या है? उत्साह। ठीक है, जो बादल पे आधारित है, और बादल जो है वो निराला जी का प्रिय विषय है। तो हम शुरू करते हैं कविता। बादल गरजो घेर घेर, घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। विस्तार बताते हैं अभी। कवि कहता है कि बादल जो है एक नवीनता से भरा हुआ है। बादल जो होता है नवीन संदेशों से, नवीन विचारों से भरा हुआ है, और वो बादल को आवाहन कर रहे हैं, बादल को पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं, बादल को संबोधित कर रहे हैं कि बादल तो गरजो। ठीक है, और कैसे गरजो? घेर घेर, घेर घेर घोर गगन। घेर घेर मतलब चारों तरफ से, घोर मतलब क्या होता है? घोर मतलब होता है भयानक या भयंकर, गगन मतलब आसमान, धराधर मतलब बादल, ओ मतलब संबोधित करते हैं ना, तो हम लगाते ओ अरे। ठीक है, तो कहते हैं कि हे बादल तुम ऐसे गरजो जैसे घोर घोर मतलब तुम भयंकर रूप से चारों तरफ से आसमान को घेर कर तुम बादल बरसो। ठीक है, कैसे बरसो? चारों तरफ से आसमान को घेर कर तुम बरसो और भयंकर बरसो। ठीक है, ललित ललित काले घुंघराले। आगे कहते हैं कवि कि सुंदर सुंदर, ललित ललित मतलब सुंदर सुंदर, काले घुंघराले कहते हैं सुंदर सुंदर, और काले काले घुंघराले बादलों का जो एक अनगढ़ रूप होता है। अनगढ़ मतलब बिना गढ़ा हुआ। बादल कैसे होते हैं? उनकी कोई छवि, कोई रचना नहीं होती है, वो कुछ भी रूप धारण कर लेते हैं, तो वही कहते हैं अनगढ़ रूप। ऐसे लगता है सुंदर सुंदर, और काले काले जो बादलों का अनगढ़ रूप है, घुंघराले बादलों के समान जो उनका अनगढ़, अनगढ़ मतलब वो किसी भी रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, कभी हमें कुछ लगते हैं, कभी कुछ लगते हैं, तो वो चीज़ सुंदर सुंदर, ललित मतलब सुंदर सुंदर, काले मतलब काले काले, घुंघराले बालों के समान, जो बादलों का एक अनगढ़ रूप होता है, उसको देख के ऐसा लगता है मानो वो बाल कल्पना, बाल कल्पना मतलब बच्चों की कल्पना के समान है, मतलब उसमें किसी बच्चे की कल्पना समाई हुई है। जैसे बच्चे क्या कल्पना करते हैं कि बादल, कभी उनको हाथी लगता है, कभी घोड़ा लगता है, कभी खिलौना लगता है, कुछ भी वो कल्पना कर लेते हैं बादल हमें ऐसे लग रहे हैं। आप भी बचपन में बादलों को जब देखते होगे तो आपको भी लगता होगा बादल ऐसा बना है, बादल वैसा बना है, बादल की ये आकृति है, बादल की वो आकृति होता है। बचपन में सभी बच्चों के अंदर ऐसे चलता है, बादल को जब देखते हैं तो हम नवीन नवीन आकृति की कल्पना करने लगते हैं। तो कवि कहते हैं कि बादल तुम ऐसे गरजो, कैसे? घोर, घेर घेर मतलब चारों तरफ से घेर कर, और आसमान, किसको घेर कर? आसमान को चारों तरफ से घेर कर, घोर मतलब भयंकर वर्षा करो, भयंकर बरसो। ललित ललित मतलब सुंदर सुंदर, काले मतलब काले काले घुंघराले बादलों के समान, बादलों का जो अनगढ़ रूप होता है, अनगढ़ मतलब बिना गढ़ा हुआ। ठीक है, बादल की कोई आकृति नहीं होती, वो किसी भी आकृति को धारण कर लेते हैं। अनगढ़ रूप के समान ऐसे लगते हो मानो आपके अंदर किसी बालक की कल्पना समाई हुई हो। ठीक है, बालक कोई भी कल्पना कर सकते हैं, तो कहते हैं ऐसा लगता है कि बादलों के अंदर किसी बालक की कल्पना समाई हुई हो। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। आगे कवि कहता है कि तुम हे बादल, तुम जो हो, तुम कैसे हो? तुम नई कविता की रचना करने वाले हो, तुम लोगों में नया जीवन लाने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्या है?
विद्युत छवि उर्मे, विद्युत मतलब बिजली, छवि मतलब कल्पना या शक्ति, उर मतलब हृदय में, कि तुम्हारे हृदय में बिजली की शक्ति समाई हुई है। तुम्हारे हृदय में क्या है? बिजली की शक्ति समाई। जब दो बादल आपस में टकराते हैं तो क्या होता है? बिजली चमकती है ना। तो वही चीज कहते हैं कि तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हृदय के अंदर क्या समाया हुआ है? तुम्हारे हृदय के अंदर बिजली की शक्ति समाई हुई है। तुम्हारे अंदर क्या छुपा हुआ है? वज्र छुपा है। वज्र मतलब बिजली रूपी शस्त्र, वज्र मतलब शस्त्र होता है। या तुम्हारे अंदर जो है बिजली रूपी शस्त्र छुपा हुआ है, विद्युत छुपी हुई है। तुम क्या कर सकते हो? तुम एक नवीन कविता, तुम एक नई कविता की रचना कर सकते हो। तुम एक नई कविता का मतलब हुआ तुम एक नई क्रांति ला सकते हो, तुम लोगों में जनजागरण कर सकते हो, नवजीवन दे सकते हो। इसलिए बादल तुम ऐसे गरजो कि क्या हो, पूरे आसमान को घेर कर तुम बरसो, ठीक है। और सबको तुम क्या कर दो? शीतल कर दो। ऐसे बरसो कि तुम सबको शीतल कर दो, क्योंकि तुम्हारी हृदय में क्या है? बिजली समाई हुई है। तुम नया जीवन दे सकते हो, तुम नई कविता की रचना कर सकते हो। और क्या कर सकते हो? क्योंकि तुम्हारे पास क्या है? बिजली रूपी शस्त्र है। आगे कहते हैं विकल बादल गरजो, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदात के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। आगे कवि कहते हैं बादल से गरजने के लिए कहते हैं, मतलब बरसने के लिए कहते हैं कि जो इस तप्त मतलब तपती हुई धरती पर लोगों की प्यास को बुझा दो। इस तपती हुई धरती पर तुम क्या करो? बरस कर उनको शीतल कर दो, उनको ठंडा कर दो, उनको शांत कर दो लोगों को। विकल विकल मीन्स होता है व्याकुल, विकल विकल मतलब व्याकुल। यहाँ पुल्लोक्ति प्रकाश अलंकार है, ठीक है। विकल विकल दोनों का अर्थ एक ही है, ठीक है। विकल मतलब व्याकुल। उन्मन थे उन्मन, उन्मन मतलब अनमने मन से, अनमने मन मतलब जिसका मन नहीं होता है। अनमने मन मतलब जिसका कभी भी हमारा होता है ना, किसी कार्य को करने का मन नहीं होता, इसको कहते हैं अनमने मन से करना, उससे बोलते हैं उन्मन। विश्व के निदान, विश्व मतलब संसार के, निदान मतलब गर्मी से, सकल जन मतलब सभी लोगों को, ठीक है। कवि कहता है कि बादल तुम गरजो और ऐसे बरसो कि व्याकुल लोगों की जो भी प्यास है उसको तुम बुझा दो, और सभी लोगों की गर्मी को शांत कर दो। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तुम्हारी तो कोई दिशा ही नहीं है। अज्ञात दिशा मतलब बादलों की तो कोई दिशा नहीं होती है, कभी वो कहीं से कभी वो किसी दिशा से उमड़ उमड़ के आ जाते हैं। तो कहते तुम्हारी तो कोई दिशा नहीं, बादलों तुम्हारी तो कोई दिशा नहीं है, तुम कहाँ से भी कैसे भी प्रकट हो जाते हो। अनंत मतलब आसमान, तुम क्या कैसे हो? तुम अनंत मतलब आसमान के, घन मतलब बादल हो। तुम आसमान के ऐसे बादल हो जिसकी कोई दिशा ही नहीं है। लेकिन तुम तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, लेकिन तुम तप्त मतलब जलती हुई, गरम या प्यासी धरती को, धरा मीन्स धरती को, तुम प्यासी धरती को फिर से क्या कर दो? फिर से शीतल कर दो। शीतल कर दो मतलब शांत कर दो, ठंडी कर दो। और तुम ऐसे बरसो और बरसते ही रहो, तुम बादल गरजो और बरसते रहो। प्यासी धरती को फिर से क्या करो? शांत कर दो, ठंडी कर दो, ठीक है। तो ये भी हमारी कविता, और इस कविता को हम क्या करेंगे? एक बार फिर से पढ़ेंगे। एक बार फिर से हम देखते हैं। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर को। कवि कहता है कि बादल तुम गर्जना करो, गरजो, ठीक है। इंसान कब गरजता है? गरजता कब है? जब वो क्रोधित होता है, जब वो क्रांति लाना चाहता है, कोई नवीन क्रांति लाना चाहता है, ठीक है, तभी वो गर्जना करता है। हम अपने को सही साबित करने के लिए कब तेज बोलते हैं? जब गुस्से में होते तो तेज बोलते हैं ना। तो वैसे ही कवि बादलों के माध्यम से कहना चाहता है कि बादल तुम गरजो। घेर घेर मतलब चारों तरफ से घेर कर, किसको घेर कर? गगन मतलब आसमान को चारों तरफ से घेर कर। घोर मतलब घमासान, भयंकर या भयानक वर्षा करो। ललित ललित काले घुंघराले, ललित ललित मतलब सुंदर सुंदर, काले काले घुंघराले बालों के समान, काले काले घुंघराले बालों के समान, जो आपका एक अनगढ़ रूप है। अनगढ़ मतलब बिना गढ़ा हुआ, आप कोई भी आकृति के बाल धारण कर सकता है। कहते अनगढ़ बालों के समान क्या है? आप ऐसे लगते हो मानो किसी बाल कल्पना मतलब बालक की कल्पना की तरह आप समाये हो। जैसे बालक की कल्पना में बहुत सारी कल्पनाएं समाई जाती हैं, वैसे ही आप जो हो बालक की कल्पना के समान लगते हो। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। कवि आगे कहता है कि आप में इतनी ऊर्जा है, आप में इतनी शक्ति है
कि आप एक नवीन कविता की रचना करने में समर्थ हो, क्योंकि आपके हृदय में क्या है, विद्युत छवि, क्योंकि आपके हृदय में क्या है, ऊर्जा है, बिजली, मतलब बिजली की शक्ति है, आपके हृदय में बिजली की शक्ति है। जब बादल टकराते हैं तो क्या होता है, बिजली कड़कती है ना, बादलों के टकराने पर करती है। कहते हैं कि आप में तो इतनी ऊर्जा है, आप में तो इतनी शक्ति है कि आप क्या कर सकते हो, एक नवीन कविता की रचना कर सकते हो, लोगों को नया जीवन दे सकते हो। आपके अंदर वज्र छिपा, आपके अंदर विद्युत रूपी जो वज्र है, मतलब शक्ति है, वो छुपी हुई है। इसलिए आप एक नवीन कविता की रचना कर सकते हो, और उस रचना से आप सबको क्या करो, भर दो। नवीन कविता की रचना करिए, और नवीन कविता की रचना करके आप सबको भर दीजिए। आगे कहते हैं, बादल गरजो विकल विकल उन्मन थे, उन्मन विश्व के निदान के सकल जन। आगे तपती गर्मी से बेहाल लोगों के बारे में उन्होंने कहा, कवि ने कहा कि तपती गर्मी से बेहाल लोगों को, बेहाल मतलब व्याकुल, तपती गर्मी से व्याकुल लोगों को, अनमरे मन को तुम क्या कर दो, बरस कर उनके मनों को शांत कर दो, उनकी गर्मी को दूर कर दो। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, और बादलों की तो कोई दिशा नहीं, किसी भी दिशा से आ सकते हैं, कि तुम चारों दिशाओं से आते हो और इस अनंत मतलब आकाश में छा जाओ, और तप्त धरा को, यानी तपती हुई धरती को, यानी कि जो गर्मी से तप्त गई है या प्यासी धरती को तुम फिर से हरा भरा कर दो। यानी कि अपनी बादलों से, अपनी वर्षा से तुम क्या करो, प्यासे जनों की प्यास को बुझा दो, शीतल कर दो, ठंडी कर दो या शांत कर दो, बादल तो गरजो। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य क्या है, यह क्या है, एक आह्वान गीत है। सबसे पहले तो ये आह्वान गीत है जो किसको संबोधित है, बादलों को संबोधित है। दूसरा, इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, ठीक है, हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। उत्साह किसका स्थायी भाव है, वीरस का स्थायी भाव है, अर्थात इसमें वीरस का प्रयोग किया गया। जहाँ तो उत्साह है वहाँ तो वीरस ही है, तो वीरस का प्रयोग किया गया। घेर घेर घोर, यहाँ पे भाववर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ललित ललित और विकल विकल, ललित ललित और विकल विकल, यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा में आपको बताई थी ना, जहाँ पर एक शब्द दो बार है किंतु उनके अर्थ एक ही हो, वो होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, अब हम इसके प्रश्न उत्तर की ओर ध्यान देते हैं। ठीक है, जो इसकी दूसरी कविता है, अट नहीं रही है, ये हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। आज हम एक ही कविता को लेकर चलेंगे और इसका प्रश्न उत्तर कराएंगे। ठीक है, तो उत्साह का पहला प्रश्न है, हम आज क्या करेंगे, उत्साह के प्रश्न उत्तर करेंगे। 4 प्रश्न है इसके। पहला प्रश्न है, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? ठीक है, कहीं तो उसने ये नहीं कहा कि बरसो, उसने कहा हमेशा गरजो। और जो गरजना होता है वो किसका प्रतीक होता है, वो विद्रोह का प्रतीक होता है। हम कहते हैं क्यों गरज रहे हो, क्रोध में लोग गरजते हैं ना, तो गरजना क्या है, किसी विद्रोह का प्रतीक होता है। ठीक है, तो बादल की गरजने के माध्यम से कविता में नूतन क्रांति का प्रसार हुआ है, एक नवीन क्रांति का प्रसार हुआ है, मतलब नवीन क्रांति अर्थात विद्रोह की भावना का प्रसार हुआ है। इसलिए कवि ने यहाँ पर बादल से फुहार रिमझिम बरसने के स्थान पर किसका प्रयोग किया, गरजने का प्रयोग किया है। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? उत्साह मतलब, उत्साह का अर्थ क्या होता है, एक नवीन क्रांति का उदय। ठीक है, तो गरजने का अभी हमने बताया ना कि गरजने किसका प्रतीक है, विद्रोह का प्रतीक है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक आह्वान गीत है, आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। तो बादल को संबोधित अर्थात नवीन क्रांति लाने के लिए कवि ने इसमें कहा था कि नवीन क्रांति लाओ, लोगों के जीवन में नवीन क्रांति लाओ, एक नई कविता की रचना कर डालो। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्या है, तुम्हारे अंदर बिजली की शक्ति है, तुम्हारे हृदय में बिजली की शक्ति समाई हुई है। तो कहते हैं कि बादल का गरजना जो होता है लोगों के मनों में क्या करता है, उत्साह बढ़ देता है, एक नवीन क्रांति बढ़ देता है। इसीलिए इस पाठ का, इस कविता का नाम हमने क्या रखा है, शीर्षक उत्साह रखा है। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कविता में बादल जो है 2 अर्थों में संकेत करता है। पहला कौन सा है? पहला है पीड़ित और प्यासे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला, पीड़ित यानी दुखी और प्यासे लोगों की आकांक्षाओं वाली। दूसरा हमारा क्या पॉइंट है? दूसरा पॉइंट हमारा ये रहेगा कि जो बादल है वो एक नवीन जीवन लाने में सक्रिय है, मतलब नया जीवन लाने में अर्थात नई रचना को पैदा करने में वो कैसा है, सक्रिय है, नई कविता लिखने में सक्रिय है और नया जीवन लाने में सक्रिय है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। नाद मतलब ध्वनि का सौंदर्य, नाद मतलब ध्वनि। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है, छांट कर लिखिए। तो हम देखते हैं इसमें नाद सौंदर्य कहाँ पर है। दूसरी लाइन है, घेर घेर घोर गगन धारा धर ओ, ठीक है। इसमें हमारा जो ये पंक्ति हमारी है कौन सी, घेर घेर घोर गगन धारा धर ओ, ठीक है, ये पहली पंक्ति। और दूसरी पंक्ति है विद्युत छवि उर्मे, विद्युत छवि उर्मे। ये जो दो पंक्तियां हैं इनमें क्या है, नाद का सौंदर्य यानी ध्वनि का सौंदर्य है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे चारों प्रश्न हो गए, ठीक है। ये आपको अपनी कॉपी पे करने हैं। और कविता जो हमारी है उत्साह, इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। और ना समझ में आए, वैसे तो इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसान कविता है, ठीक है, बादल पे आधारित है और इसमें कुछ भी नहीं, इसी बादल को गरजने का आह्वान किया है, एक नवीन क्रांति लाने का उद्देश्य है और उत्साह है अर्थात वीर से भरा हुआ है, विद्रोह की भावना है इसमें, ठीक है। बहुत ही आसान कविता है, इसलिए आज हमने सिर्फ एक पार्ट पढ़ाया है, इसका एक भाग पढ़ाया है। और दूसरा भाग कौन सा है, अट नहीं रही है, ये हम आपको दूसरे वीडियो में पढ़ाएंगे। इस कविता के साथ साथ हम इसका भी प्रश्न उत्तर कराएंगे, क्योंकि इसमें प्रश्न उत्तर जो आपके दो भागों में बटे हैं। पहली कविता के अलग प्रश्न उत्तर है और दूसरी कविता के अलग प्रश्न उत्तर है। तो आपको क्या करना है, पहले उत्साह कविता करनी है और उसके प्रश्न उत्तर करने, फिर हम दोबारा जो पढ़ाएंगे अट नहीं रही है उसके प्रश्न उत्तर कराएंगे, ठीक है। तो इस कविता को ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो देखिएगा ढंग से और समझने की कोशिश करिएगा खुद से। तो फिर हम मिलते हैं आपसे आपकी डाउट क्लास में, ओके, बाय बाय।